आप सभी को सादर नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में, उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो वैसे तो ऑलमोस्ट सभी अनुच्छेदों को हम एक बार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो वनडे एग्ज़ाम में या यूजीसी नेट में या फिर और भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उस प्रश्न को हम थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इतना अपन को याद रखना है। अनुच्छेद 36 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें राज्य के बारे में उपबंध है। जैसे उपबंध अनुच्छेद 12 में है कि राज्य में कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें लागू होंगी या फिर इसको लागू किया जाएगा। जैसे केंद्र सरकार कह लें, राज्य सरकार कह लें, विधानमंडल कह लें, स्थानीय प्राधिकरण कह लें, इन सब जगहों पर अनुच्छेद 36 एक तरह की परिभाषाएं करता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर और थोड़ा सा जानकारी रखें तो यह राज्यों को एक सलाह है। संविधान में कहा जाता है कि अगर नीति निर्देशक तत्व को पूरा पूरा लागू कर दिया जाए तो यह धरती या भारत जो है स्वर्ग हो जाएगा। केटी शाह कहते हैं कि हाँ, केटी शाह कहते शायद। दूसरा, गांधी जी कहते हैं कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार पे करता है। ऐसे तमाम सारे लोगों ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, अगर कोई पूछे तो यह राज्यों को एक सलाह है। इसके लिए आप कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे आप मौलिक अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व में आप कहीं नहीं जा सकते हैं। बस यह एक प्रावधान है जिसे राज्य सरकारों की स्वेच्छा पर, इच्छा पर रखा गया है कि राज्य की इच्छा होगी तो लागू करें, राज्य की इच्छा नहीं होगी तो लागू नहीं करें। कभी कभी चीज़ें कंट्रोवर्सी होती है तो उस कंडीशन में सेंटर आता है और उस चीज़ों को अपने में भुनाने की कोशिश करता है। खैर, अपन का मुख्य उद्देश्य है कि नीति निर्देशक तत्व में ऐसे कितने अनुच्छेद हैं या कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमने कहा कि अनुच्छेद 36 कोई विशेष नहीं है, सामान्य इसमें परिभाषा की बात की गई है नीति निर्देशक तत्व की। सीधे हम आते हैं 38 में। 38 सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात करेगा। इस चीज को राज्य सरकार से कहता है। सारी चीजें एक राज्य सरकार को सलाह है। जितनी भी चीजें हैं राज्य सरकार अपने, अब राज्य सरकार की इच्छा होगी तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 39 का या अनुच्छेद 39 का 1 कहता है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति केस करता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो असमर्थ है केस लड़ने के लिए, तो समान निःशुल्क विधिक सहायता कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार वकील देती है। आपने सरकारी वकील का नाम सुना होगा। सरकारी वकील क्या करते हैं, जो लोग असमर्थ है अपने केस लड़ने में, वो ऐसे व्यक्तियों का चुनाव लड़ते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों का केस लड़ते हैं। तो यह अनुच्छेद 39 क में दिया गया है। 39(1) याद कर लें, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और एक और इम्पोर्टेंट है तुरंत लगा हुआ, 39(4) या घ 39 घ में लिखा है स्त्री और पुरुष को समान कार्य हेतु समान न्याय। मतलब कि वेतन, पहले ऐसा समय था, आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता था और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था। लेकिन अपने संविधान में यह प्रावधान किया गया कि स्त्री और पुरुष को बराबर बराबर में वेतन दिया जाए एक कार्य के लिए। मान लीजिए कि एक पुरुष शिक्षक है, उसको 50,000 रुपये दिया जा रहा है, तो एक महिला शिक्षक भी होगी तो उसको 50,000 दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि महिला होने के कारण उसको 40,000 दिया जाएगा। अगले अनुच्छेद पे आते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 39 का क निःशुल्क विधिक सहायता और 39 का घ स्त्री पुरुष को समान कार्य हेतु समान न्याय। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों की स्थापना, थोड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41 कहता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है 41, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता की दशा में सरकारी सहायता पा सके। मनरेगा इसी अनुच्छेद का उदाहरण है। थोड़ा महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अनुच्छेद 41 जो है आपको
क्या है कि सरकार इसके अनुसार कर्म मतलब काम करने का अधिकार जो है इसको भी इसी में समाहित किया गया और यह इसी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, अनुच्छेद 41 के माध्यम से। तो 41 थोड़ा महत्वपूर्ण है। 42 में है स्त्रियों को प्रसूति सहायता, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब स्त्रियों को प्रसूति सहायता कहने का मतलब है कि अगर अभी भी अपने आप जिस राज्य में भी होंगे वहाँ पे अगर महिलाएं सरकारी हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म देती है सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ पे उन्हें कुछ राशि उपलब्ध कराई जाती है, जैसे 5,000 हो या 10,000 हो, ऐसे कुछ राशियाँ उन्हें दी जाती है। तो ये अनुच्छेद 42 कहता है कि वो अपनी भरण पोषण कर सके, क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरत होती है, ऐसे समय में घर में पैसा नहीं होगा तो सरकार उन्हें कुछ सहायता प्रदान करती है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की बात करता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। अनुच्छेद 44 बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है, आर्टिकल 44 क्या है, तो सिविल कोड है या समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करेगा, बहुत कम एग्जाम में आता है। 46 भी बहुत कम एग्जाम में आता है। इसमें है राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए सरकार कुछ प्रावधान कर सकती है, जैसे SC ST, ऐसे जो कम्युनिटी हैं जो पिछड़े हैं उनके लिए राज्य सरकारें कुछ कोशिश कर सकती है या फिर कोई नया कानून बनवा सकती है, यही सब है। आर्टिकल 47 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों और अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। इसका मतलब ये है कि जैसे बिहार में अभी नीतीश कुमार ने क्या किया है कि शराब बंद कर दिया है, ऐसे कहने के लिए लोग तमाम सारे आलोचक उनकी आलोचना करते हैं कि इससे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है, फायदा हुआ है। मतलब कि राज्य सरकारें, अब उसमें हम नहीं जाएंगे फायदा हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारी बातें हैं। हम ये बस देखना है हमें कि आर्टिकल 47 के तहत राज्य सरकारें राज्य में शराब को प्रतिबंध कर सकती है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, छत्तीसगढ़ में मैं कल परसों में बजट देख रहा था, तो यहाँ पे सरकार और मतलब मादक द्रव्य जैसे शराब वगैरह की बिक्री को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मतलब ये दुखद है, शराब की बिक्री को बढ़ाना या नशे चीज़ों को, नशीली पदार्थों के सेवन को बढ़ाना, यह दुखद है क्योंकि वह राज्य के लोग ही उसको प्राप्त करेंगे। राजस्व के चक्कर में राज्य सरकारें खूब काम करती हैं इन चीज़ों पर, और इसका नुकसान आम लोगों को हो रहा है, जो गरीब लोग हैं उनको दिक्कत होती है। तो राज्य, अगर राज्य के लोगों की ये समस्या है तो उसको उठाएं और आर्टिकल 47 के तहत कहे कि आप इसको बंद कराइए। अगर शराब बंद होता है तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक सुधार हो जाता है समाज में, खास करके जो ऐसे लोग हैं जो शराब पी करके नाटक करते हैं उन सब के लिए तो एकदम रास्ता ही बंद कर देती है सरकार। तो खैर अपन को याद रखना है कि मादक द्रव्य तथा अन्य, केवल शराब नहीं है और भी पदार्थ हैं जो जिसे नशा होता है, उनको बंद कर सकती है अनुच्छेद 47 के तहत। 48 थोड़ा महत्वपूर्ण है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से दुधारू पशुओं के वध रोकने का कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 में ही है कि दुधारू पशु मतलब गाय भैंस जो सब दूध देती हैं उनके वध को रोकने का प्रावधान है। ये राज्य सरकारें आसानी पूर्वक कर सकती है और केंद्र सरकार का हम मुंह देख रहे हैं। और जब पार्टियां केंद्र में अभी हैं, जब विपक्ष में आती है तब कहती है कि गाय हत्या बंद करो, और अभी 10 सालों से 15 सालों से शासन कर रही है, अभी गौ हत्या बंद नहीं हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि दुधारू पशुओं का वध, कोई भी दुधारू पशु उसका वध बंद हो। हम एक्सपोर्ट के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी किए जा रहे हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, व वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा, थोड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48 कहा दुधारू पशुओं के बारे में और 48 का कहा वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, इन चीज़ों की बात करता है 48। तो 48 थोड़ा महत्वपूर्ण है। 49 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, दिया है स्मारक, कलात्मक व ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को संरक्षित करने का प्रयास करेगा, बहुत एग्जाम में नहीं आता है। 50 महत्वपूर्ण है, कह रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण की व्यवस्था, अनुच्छेद 50 में। 51 और महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में कई बार ये प्रश्न आए हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 51 में। और अनुच्छेद 51 को आप जानते होंगे, मूल कर्तव्य है, ये नीति निर्देश तत्वों का भाग नहीं, 51 का मतलब इसको ऐड किया गया है। हाँ, मूल कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। और इसमें जो पहले 10 मूल कर्तव्य थे,
बाद में एक और जोड़ा गया 11वां, जिसमें 2002 में जोड़ा गया, जिसमें है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना या फिर उनको सुविधाएं प्रदान करना। तो मोटा मोटा हम कहें तो अनुच्छेद 39 का 39 घ 40 41 44 46 सॉरी 46 नहीं 47 48 48 का और 50 51 और 51 का भी कह लें। ये इतने सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिए, नहीं हो तो नोट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा नीति निर्देशक तत्व में इतने इतने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे संघ की कार्यप्रणाली। अभी आप देख रहे होंगे लगातार हर एक अनुच्छेद को हम ले आ रहे हैं, चर्चा कर ले रहे हैं। अब स्किप करना शुरू होगा, अब कोई कोई महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा तो उस पर चर्चाएं होंगी, नहीं तो फिर हम तेजी से निकलेंगे। तो अभी 3-4 वीडियो हमारे बन चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर भाग का एक वीडियो हो। 22 भाग हैं, 22 भाग के 22 वीडियो कम से कम बने, या 23 वीडियो 24 वीडियो बन जाए, ताकि सबको एक एक करके लोग देख सकें कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और आपको चीज़ें याद हो जाए। ऐसा ना कि फिर बार बार आपको पढ़ने का समय निकालना पड़े। तो क्या होता है कि बहुत अधिक समय हमारे पास किताब भी नहीं होती है, तो एक भाग में कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आप देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू, सबको सादर नमस्कार।